स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का चैप्टर स्टार्ट किया था और उसके अंदर हमने इंट्रोडक्शन के साथ साथ उसकी पहली टाइप यानी कि लिक्विडिटी रेशो के ऊपर बात की थी। तो आज के लेक्चर के अंदर हम आगे बढ़ते हैं पीछे की चीज़ों को देखते हुए कि वहाँ पर हमने एग्जाम्पल और कुछ रेशोज़ की बात की थी। तो आज हम रेशो एनालिसिस के अंदर या एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर उसकी टाइप 2 की बात करने वाले हैं, जिसके अंदर हमारे पास जो रेशोज शामिल होंगे उनका नाम क्या होता है, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज। क्या होते हैं लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज, उनकी क्या टाइप्स होती हैं, उनका फॉर्मूला कैसे बनता है, उनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं और उसके अलावा उनकी इंटरप्रिटेशन कैसी होती है, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं, एग्जाम्पल भी हम देखेंगे। तो वीडियो पूरी देखने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा भी ऐसी आने वाली वीडियो से आप फ़ायदा उठा सकें। तो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज की बात करें तो लिक्विडिटी रेशियोज का माना क्या था, जो इससे पहले हमने देखा कि शॉर्ट टर्म 1 साल के अंदर अंदर लाइबिलिटीज को जो आप पे करने की एबिलिटी रखते हो वो लिक्विडिटी रेशियो से चेक किया जाता है। लॉन्ग टर्म का माना क्या होगा, जो 1 साल से ज़्यादा की होंगी। तो इट इज़ अ फाइनेंशियल रेशियो यूज टू डिटरमाइन अ कंपनीज एबिलिटी टू पे बैक लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, कि ये चेक करके आपको बताएगा कि कंपनी कितनी एबल है या कंपनी के पास कितनी एबिलिटी है कि वो अपनी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज को पे बैक कर सके। इसके अंदर जो हमारे पास टाइप्स हैं वो 5 तरीके की टाइप्स हैं। पहली है डेब्ट रेशो, दूसरी है डेब्ट टू इक्विटी रेशो, तीसरा प्रोप्राइटरी रेशो, चौथा है टाइम इंटरेस्ट अर्न्ड या इसको इंटरेस्ट कवरेज रेशो भी कहा जाता है या सिर्फ कवरेज रेशो भी कह सकते हो, और उसके बाद आपका फिफ्थ है इक्विटी मल्टीप्लायर। एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे, फॉर्मूला कैसे बनेगा वो भी हम डिस्कस करेंगे, और उसके बाद एक छोटे से क्वेश्चन से एग्जाम्पल लेकर रेशो निकालना भी सीखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं डेट रेशो की। डेट रेशो का मतलब क्या है कि डेट रेशो आपका एक रिलेटिव प्रोपोर्शन है। किस चीज का रिलेटिव प्रोपोर्शन है? आपके डेट का और टोटल एसेट्स का, यानी कि आपका डेट और एसेट इसका कितना पोर्शन है आपके बिजनेस के अंदर। अब जो एसेट हैं आपके, वो आपकी इक्विटी और डेट से ही बनते हैं, लेकिन जो आपके टोटल एसेट हैं उनमें कितना डेट शामिल है, वो क्या चीज है, वो डेट रेशियो है। तो आप फॉर्मूला देख भी सकते हैं, डेट रेशियो। डेट रेशियो का मतलब टोटल डेट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट, के टोटल एसेट्स के अंदर डेट का कितना पोर्शन मौजूद है। अच्छा, इसकी इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे कि जैसे ही ये रेशो जो है डेट रेशो वो हाई होगा या ज़्यादा होगा, तो ये क्या इम्प्लाई करेगा कि आपकी कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा लेवर्ड है, और ये क्या चीज़ शो करेगी कि आपकी कंपनी को बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल रिस्क है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप डेट लेते रहोगे पे बैक करने में उतना ज़्यादा आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो ये जो रेशो है वो टॉप मैनेजमेंट की तरफ से डिसीजन मेकिंग करने से पहले कैलकुलेट किया जाता है या यूज़ किया जाता है, और उसके अलावा इन्वेस्टर भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले इसी को देखते हुए या इसको यूज़ करते हुए इन्वेस्टमेंट करते हैं। आपका 0.50 जो डेट रेशियो है वो आइडियल डेट रेशियो कहलाता है, और ये डिपेंड किस चीज़ के ऊपर करता है कि आपका कैपिटल रिक्वायरमेंट कितना है और लेवल ऑफ कैश फ्लोस कितना है। ठीक है जी। उसके बाद हम बात करते हैं डेट टू इक्विटी रेशियो। तो नाम में ही फॉर्मूला छुपा है, डेट टू इक्विटी रेशियो। इसका मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग, डेट का और इक्विटी का, यानी कि जो ओनर ने इन्वेस्टमेंट किए, जो शेयर होल्डर ने इन्वेस्टमेंट किए, उन दोनों का आपस में रिलेशन हम देखने वाले हैं। तो डेट टू इक्विटी रेशियो क्या है? डेट टू इक्विटी रेशियो एक ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो है जो कि क्या इवेल्युएट करेगा, ये इवेल्युएट करेगा लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को, कि आप फाइनेंशियली कितने स्टेबल हो और बिजनेस आपका कितना स्टेबल रहेगा, कितने टाइम पीरियड तक रहेगा। और इसके अंदर जो मतलब आप चेक करोगे इस रेशियो को, वो कैसे चेक करोगे, बैलेंस शीट के डेटा को यूज करते हुए इसको इवेल्युएट करोगे या इसकी कैलकुलेशन करोगे। तो इट मीन्स कि आप इसको बैलेंस शीट रेशियो का नाम भी
दे सकते हो। या आपसे पूछा जाए बैलेंस शीट रेशो में क्या डेट टू इक्विटी रेशो आता है, जी बिल्कुल आता है, क्योंकि डेट जो है लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज वो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होती हैं, इक्विटी भी बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होती है, इनकम स्टेटमेंट में तो होते नहीं है, तो इसलिए इसको बैलेंस शीट रेशो भी हम कह सकते हैं। अच्छा जी, फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला तो मैंने आपको बता दिया कि टोटल डेट डिवाइडेड बाय टोटल इक्विटी। इंटरप्रिटेशन क्या है कि ये जो रेशो है वो सजेस्ट करता है कि क्रेडिटर्स का क्लेम और ओनर्स का क्लेम ओवर द एसेट ऑफ द कंपनी कितना है, यानी कि आपके जो टोटल एसेट हैं उसमें डेट यानी कि बाहर के लोगों का, क्रेडिटर्स का कितना पोर्शन है, और टोटल इक्विटी यानी कि ओनर का कितना प्रोपोर्शन है। अगर जो एसेट की वैल्यू है, ठीक है ना, कंपनी के अंदर अगर जो एसेट की वैल्यू है वो डिक्लाइन कर जाए, कम हो जाए, तो इसका मतलब क्या है कि इट इज अ रिस्क। किसके लिए रिस्क है? बोथ द शेयर होल्डर और लेंडर के लिए, ठीक है ना, क्योंकि आपकी वैल्यू कम होती जा रही है, तो जो जो लेंडर है, जो क्रेडिटर है, उसको आप पैसे वापस करोगे, और जो शेयर होल्डर है उसने अपना पैसा लगाया हुआ है, तो वो तो वैसे ही क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें कि इसका बेनिफिट क्या है कि डेट रेशो, अगर डेट टू इक्विटी रेशो अगर आपका हाई हो, तो अगर ऐसा केस हो कि आपका डेट टू इक्विटी रेशियो हाई है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ओनर रिटेन कर लेगा तमाम अपना कंट्रोल अपने लिमिटेड कैपिटल से, किस चीज की तरफ, अपने बिजनेस की तरफ। उसके बाद अगर हम इसकी लिमिटेशंस को देखें, यानी कि हायर डेट टू इक्विटी रेशियो और उसके फवायद तो हैं, लेकिन अगर उसकी लिमिटेशंस की बात करें तो वो क्या है कि ज्यादा से ज्यादा इंटरफेरेंस हो जाएगी लेंडर की बिकॉज ऑफ देयर हाई स्टेक, ठीक है ना, ज्यादा से ज्यादा आपने, आपका बिजनेस है 100 रुपए का, ठीक है, और आपने 80% या 80 रुपए जो है वो लेंडर से लिए हुए हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, वो आपके बिजनेस के अंदर ज्यादा से ज्यादा इंटरफेरेंस करेगा। उसके अलावा क्या हो सकता है, ओनर जो है उसके पास बहुत कम चांसेस हैं बोरोइंग्स के, ठीक है ना, कि अर्जेंट रिक्वायरमेंट्स हो तो बोरोइंग्स के बहुत कम चांसेस हैं उसके पास, क्योंकि वो पहले से ही इतना डेट लेकर बैठा हुआ है, वापस करने की एबिलिटी उसके पास इतनी ज्यादा है नहीं, तो मजीद कितना वो डेट उठाएगा या बोरोइंग करेगा, ठीक है जी। और हायर इंटरेस्ट पेमेंट भी उसको देनी पड़ेगी, ठीक है, जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट भी प्रेशर के अंदर आएगा, और आपके पैसे को, जो आपका मनी है, उसको भी रिस्क का सामना करना पड़ेगा। तो ये आपका क्या था, डेट टू इक्विटी रेशियो था। उसके बाद अगर हम बात करें प्रोप्राइटरी रेशो की, जिसको नेट वर्थ रेशो भी कहा जाता है, तो प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर किसको कहते हैं, इक्विटी होल्डर को कहते हैं, ओनर को कहते हैं। तो प्रोप्राइटरी रेशो का मतलब क्या होगा कि हम ओनर का हिस्सा देखेंगे टोटल एसेट के हिसाब से, कि टोटल एसेट में आपके ओनर का कितना पोर्शन मौजूद है, तो टोटल इक्विटी बाय टोटल एसेट इसका बनता है फॉर्मूला। तो ये प्रोप्राइटरी रेशियो जो है वो एक्सप्रेस करता है रिलेशनशिप किस चीज का, शेयर होल्डर के फंड का, यानी कि उसके पैसों का, या उसके पार्ट का, या उसकी इन्वेस्टमेंट का, किस चीज के साथ, आपके नेट एसेट के साथ। ये आपको हेल्प करेगा कि आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, यानी कि कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कितनी है, और ये इसलिए भी यूजफुल है, किसके लिए, क्रेडिटर्स के लिए, कि वो असेस कर सकते हैं कि ये जो रेशियो है शेयर होल्डर फंड आउट ऑफ टोटल एसेट ऑफ द कंपनी, ठीक है ना, जो टोटल एसेट हैं उनमें से ओनर का कितना हिस्सा है और फिर क्रेडिटर का कितना हिस्सा है, तो उस हिसाब से आपकी लैंडिंग वगैरह भी हो सकती है। प्रोप्राइटरी रेशो के अंदर जो आपने फॉर्मूला देखा, प्रोप्राइटरी फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट, तो प्रोप्राइटरी फंड का मतलब क्या होता है कि शेयर कैपिटल होगा, उसमें रिजर्व और सरप्लस प्लस होंगे, मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट्स ये भी इसके अंदर प्लस होगा। टोटल एसेट से मुराद क्या होगा कि नॉन करंट एसेट जितने भी हैं आपके, जिसको आप फिक्स एसेट बोलते हैं, प्लस करंट एसेट आपके होंगे, जो कि 1 साल के अंदर अंदर कन्वर्टिबल इंटू कैश होते हैं, और इसमें से फिक्टिशियस एसेट को जो है वो, जिनको लायबिलिटी नॉर्मली कंसिडर किया जाता है, उसको आप लेस करवाएंगे। तो यहाँ पर इस तरह के फिगर को लिया जाएगा प्रोप्राइटरी रेशो कैलकुलेट करने के लिए। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो रेशो आ रहा है वो है टाइम इंटरेस्ट एंड या इंटरेस्ट कवरेज रेशो। ये वाला रेशो हमें बताएगा कि कंपनी के पास कितनी एबिलिटी है टू पे बैक इट्स इंटरेस्ट ऑन योर लोन पेमेंट्स,
ठीक है ना, कि आप अपने डेट के ऊपर कितनी एफिशिएंसी के साथ इंटरेस्ट को पे बैक कर सकते हो। तो टाइम इंटरेस्ट अर्न्ड, इंटरेस्ट इंटरेस्ट का नाम आ गया, तो इंटरेस्ट इस फॉर्मूले के अंदर शामिल है। और ऊपर इस आपके पास क्या चाहिए, EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जिसको आप नॉर्मली ऑपरेटिंग इनकम भी कह रहे होते हो, ठीक है ना, या PBIT भी कह सकते हैं, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है जी। तो ये मेजर करेगा कितने टाइम्स में कंपनी जो है, इसका जो आंसर आएगा वो हम आगे देखेंगे, भी टाइम्स में आएगा कि कितने टाइम में जो कंपनी है वो इंटरेस्ट पेमेंट कर सकती है। ये हेल्प करेगा आपको क्वांटिफाई करने में कि कंपनी का डिफॉल्ट है वो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि कंपनी डिफॉल्ट कितने टाइम पीरियड में कर सकती है या कितनी पैसों के हिसाब से कर सकती है, तो ये भी आपको मेजर करके बताएगा या उसको निकालने में हेल्प आउट करेगा। और ये यूजफुल है, किस चीज के लिए यूजफुल है, टू डिटरमाइन डेट पैरामीटर, डेट के पैरामीटर्स को भी डिटरमाइन करने के लिए ये बहुत यूजफुल रेशो है आपके पास, या टूल कह लें। उसके बाद लास्ट आपके पास है इक्विटी मल्टीप्लायर। इक्विटी मल्टीप्लायर क्या है, एसेट डिवाइडेड बाय इक्विटी, आपके जो टोटल एसेट है उनको हम डिवाइड करेंगे इक्विटी से, तो आपका इक्विटी मल्टीप्लायर। अब ये है क्या, ये एक ऐसा की फाइनेंशियल मैट्रिक है जो कि मेजर करता है क्या, कि लेवल ऑफ डेट फाइनेंसिंग इन अ बिजनेस, यानी कि ये आपको ये बताता है कि आपके एसेट का कितना पोर्शन डेट से फाइनेंस किया गया है, यानी कि जो आप एसेट बिजनेस में लेकर आए हो वो कितना लोन की पेमेंट का है या बोरोइंग्स का है या डेट की पेमेंट्स का है। अगर रेशो जो है वो 5 है, इसका मतलब क्या हुआ, फॉर एग्जांपल अगर रेशो 5 है, इसका मतलब हुआ कि इन्वेस्टमेंट टोटल एसेट के अंदर इज 5 टाइम्स द इन्वेस्टमेंट बाय इक्विटी शेयर होल्डर, यानी कि उन टोटल एसेट्स के अंदर जो इक्विटी शेयर होल्डर की इन्वेस्टमेंट है वो 5 टाइम्स है। तो फॉर्मूला तो मैंने आपको बता ही दिया। अब हम बात करते हैं कि अगर हाई इक्विटी मल्टीप्लायर हो या हायर इक्विटी मल्टीप्लायर हो या लोअर हो, तो उसका क्या मायना होता है। अगर हायर इक्विटी मल्टीप्लायर है तो हायर डेट होगा, तो मीन्स कि आपका रिस्क भी इंसॉल्वेंसी में ज्यादा होगा, हाई होगा। एबिलिटी टू बोरो जो होगी ज्यादा से ज्यादा डेट की, वो टफ हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि आपका लेवरेज जो है वो हाई होना शुरू हो जाएगा। और अगर इक्विटी मल्टीप्लायर लो है, ठीक है ना, तो इक्विटी मल्टीप्लायर इन एफिशिएंसी को सिग्निफाई करेगा इन क्रिएटिंग वैल्यू फॉर शेयर होल्डर, और इससे क्या होंगे, टैक्स बेनिफिट होंगे ड्यू टू लेवरेज, ठीक है जी। अच्छा, आइडियल इक्विटी मल्टीप्लायर की अगर हम बात करें तो देखें, कोई भी ऐसा आइडियल इक्विटी मल्टीप्लायर नहीं होता। ये आपकी बिजनेस की टोटल स्ट्रेटेजी के ऊपर डिपेंड करता है या उसका पार्ट होता है। ये डिपेंड करता है डिफरेंट इंडस्ट्रीज पे, डिफरेंट अदर फैक्टर पे, जैसे अवेलेबिलिटी ऑफ डेट पे हो, साइज ऑफ द प्रोजेक्ट वगैरह हो, ठीक है जी। तो आइडियल इक्विटी मल्टीप्लायर कुछ नहीं होता। अच्छा, सबसे बेहतरीन ये जो इक्विटी मल्टीप्लायर है वो इंटरप्रेट किसके साथ हो सकता है, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के साथ हो सकता है, ऑन पास मल्टीपल्स के साथ हो सकता है। उसके अलावा इक्विटी मल्टीपल जो है वो फेल कब होगा, वो फेल तब होता है कि जब पॉलिसी ऑफ एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन की हो, यानी जिसको हम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड नॉर्मली कहते हैं। नेगेटिव वर्किंग कैपिटल हो तो ये फेल हो जाएगा। प्रॉफिट फाइनेंस एसेट्स हो तब ये फेल हो जाएगा। सीजनल बिजनेस हो तो तब भी ये फेल हो जाएगा।